दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू महेश एकेडमी यूट्यूब चैनल। यहाँ पर केवीएस पीआरटी में आजकल जो एनसीईआरटी के बुक से सवाल पूछे जा रहे हैं, आपकी समरी जो है वो पूरी तरीके से पूछा जा रहा है। क्लास फर्स्ट से लेकर के फिफ्थ तक की बात करें तो यहाँ पर क्लास पहली और दूसरी क्लास का पूरा समरी सारे चैप्टर्स का एक ही वीडियो में हमने करवा रखा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें। यहाँ पर अपने इस वीडियो में हम क्लास फिफ्थ के सारे चैप्टर्स, जो भी 18 चैप्टर हैं, उनको लेकर के बात करेंगे। जैसे जैसे हम ऊपर की क्लासेस में पहुँचते जाते हैं, जो चैप्टर हैं वो लेंदी होते जाते हैं और ऐसे में उनमें समय भी लगता है। ये वीडियो भी आपका जो है आधे घंटे 35 मिनट का हो सकता है, लेकिन आप अगर ये इतना पढ़ लेते हैं तो 7 से 8 नंबर के सवाल सीधे सीधे पूछे जा रहे हैं, तो पूरा का पूरा आपका जो है यहाँ से प्रिपेयर हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। यहाँ पर जब बात करते हैं तो चैप्टर्स बहुत अच्छे से आप देख पा रहे होंगे। पहला है आपका, जब यहाँ पर बात करें, राख की रस्सी है, गलत टाइप हो गया है, राख की रस्सी है, फसलों का त्यौहार बोला हुआ है, खिलौने वाला है, नन्हा फनकार, ये सारे आपके चैप्टर्स जो है यहाँ पर दिए हुए हैं, तो इस पर हम समय व्यतीत नहीं करेंगे। जो लास्ट चैप्टर है वो है चुनौती हिमालय की। यहाँ पर अगर हम बात करें तो राख की रस्सी, सबसे पहले यहाँ पर कुछ जो कहानी टाइप की चीज़ें दी हुई हैं उनको हम फटाफट जान लेते हैं। तो यहाँ पर लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सौनग सैन गाम्पो के मंत्री थे। बहुत अच्छे से एक एक चीज़ें यहाँ पर देखिएगा। जब हम बात करते हैं वो चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक शहर में जो है वो मशहूर थे। यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि कोई उनके सामने टिकता ना था, चैन से ज़िंदगी चल रही थी, मगर जब उनका बेटा हुआ था तो उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वो बहुत ही भोला था, होशियारी उसे छू कर के भी नहीं गई। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है, आपसे पूछा जाएगा ऐसे में कि 32वें राजा आखिर उनका नाम क्या था। तो जब हम बात करते हैं लोनपो गार जो है, ऐसे करके आपको ये चीज़ें जो है वो याद रखना है, मंत्री और कौन कौन थे ऐसे में, ठीक है। किसके मंत्री थे, तो राजा का नाम भी यहाँ पर जो है इन्होंने बताया हुआ है। आगे कहते हैं कि मेरा बेटा बहुत ही सीधा साधा है, इसके बाद इसका काम कैसे चलेगा, या मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इसे लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। देखिए यहाँ पर मैं पूरी कहानी पढ़ रहा हूँ, फटाफट समझते जाइएगा। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना कर दिया। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास पैसे या रुपए कहाँ थे। कहते हैं कि वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क के किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसके समझ में नहीं आ रहा था। बहुत ही दुखी था वो। आगे कहते हैं तभी एक लड़की उनके सामने आकर के खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने आखिर दुखी क्यों हो। तो उसने अपनी पूरी कहानी उसको बताई। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा है मैं पूरे स्टोरी के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। तो वो कहती है ऐसे में, दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका सॉल्यूशन तुम्हें देती हूँ। लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजारों में भेज दिया। जो रुपए मिले उनके जौ के 100 बोरे जो है वो खरीद कर घर वापस भेज दिया। अब लोनपोगार का बेटा गया, उसे लगा कि अरे यार ये तो काम कर दिया पूरी तरीके से, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वो उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने बेटे को बुलाकर कहा कि पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे ज़रा भी जो है वो समय पसंद नहीं आया। अगर तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। फिर से कहा, बेटा फिर से चला, उसी जगह पर जा बैठा। फिर जब हम बात करते हैं तो लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। लड़की फिर से आई, सारी कहानी उसने फिर से बताई। अब तो बिना जौ के 100 बोरे के मेरे पिता मुझे घर में घुसने नहीं देंगे। तो उसने कहा एक तरीका है, भेड़ों की सींग काट लिए जो है ऐसे में, और उनके बेच करके जो है वो जो जौ के 100 बोरे थे उसे लेकर के वापस फिर से भेज दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि विजयी यहाँ पर लोनपोगार का जो है बेटा काफ़ी खुश हुआ जब उसे ये चीज़ें मिली। ऐसे में उस लड़की से कहो कि अच्छा ये क्या है, ये सुनकर लोनपोगार बोले, ये जो चीज़ें सारी कहानी थी उसने बताई। कहते हैं कि उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। उनके बेटे ने लड़की पास जाकर के पिता का संदेश जो है दोहराया। लड़की ने शर्त रखी कि मैं रस्सी तो बना दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वहाँ गले में पहननी होगी। अब देखिए 2 चीज़ें हो चुकी हैं, तीसरे पर हम आ चुके हैं। लोनपोगार ने सोचा कि ऐसी रस्सी बनाना असंभव है। लड़की की शर्त को उन्होंने मंजूर कर लिया। अगर इन लड़की ने जो है 9 हाथ की रस्सी बना ली, और उसे क्या हुआ, उसे पत्थर के सिल पर रखा, आगे है, और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इससे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई, उसे पहनने के लिए कहा। वो चकित रह गए। वह जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उससे उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगते ही वह टूट जाएगी, सीधी सी बात है, क्योंकि वो जल चुकी है। लड़की की समझदारी के सामने उन्होंने चालाकी उनकी धरी की धरी रह गई। बिना वक्त गंवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया, और दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। तो वो ये था
पूरा का पूरा एक जिस्ट, एक सार। और यहाँ पर एक कुछ क्वेश्चन आंसर मैंने दे रखे हैं जो आप बहुत अच्छे से यहाँ पर देख पा रहे होंगे। मैंने क्वेश्चन आंसर भी दे दिया है यहाँ पर कि कैसे कैसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो भोलेपन से चिंतित थे, क्यों चिंतित थे, ऐसे में का और खा दोनों में बताया हुआ है। तो तुम्हारे विचार से भी किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते रहोगे। तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो ऐसे में क्या उपाय करते। ठीक है, ये बच्चों से सवाल पूछा जा रहा है और मैंने इसमें आंसर भी लिख रखा है अगर आपको दिख रहा हो। ठीक है, इसीलिए परेशान थी कि कोई उसे मूर्ख ना बना दे, क्योंकि वो बहुत ही भोला था। तो मुझे अब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन करने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं, जो हूबहू आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। चैप्टर दूसरे की बात करें, क्लास 5th में आपका रिमझिम पुस्तक। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो फसलों का त्यौहार। जब फसलों के त्यौहार की बात करते हैं तो पूरा यहाँ पर क्या है कि भाई पूरे के पूरे 10 दिन बीत गए लेकिन सूरज लापता है। आज सुबह हुई तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाहर देखा तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल से नहीं हो रहा था, लेकिन घर में ही चल रही चहल पहल तो इसमें रह रह कर कानों में चापाकल, कभी कभी चापाकल के चलने की आवाज़ें आप देखें, वो नल का नल बोलते हैं चापाकल, और फिर कहते हैं पानी के गिरने की आवाज़। तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। जब हाँक कर देख केरा के पत्ता आइल की नहीं। यहाँ पर ये उसी कहानी का जो है एक अंश है। तो आप कहानी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। कुल मिला के जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो भी कहानी बताई गई है उसका क्वेश्चन आंसर क्या कहता है उस पर हम चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन आंसर पर जाने से पहले ये जो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं इसको आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जैसे ये कह रहे हैं यहाँ पर जब हम बात करते हैं, कहते हैं कि सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थीं। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं। यहाँ पर आगे कहते हैं कि सफ़ेद सैमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल, उनके बारे में चर्चा की है। यहाँ पर आगे कहते हैं कि उन्हें ना तो चूड़ा दही पसंद है और ना ही खिचड़ी और ना ही फरमाइश नाश्ता नहीं चलेगा। ऐसे में उन्हें 2 ही चीज़ें खानी पड़ेंगी आज। खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद अब बात आती है कि ये जो चैप्टर्स यहाँ पर ये बताए जा रहे हैं, खिचड़ी और ये सारी चीज़ें, गुड़, आखिर इनका यहाँ पर उद्देश्य क्या है। तो हम आपको बता दें, जब हम उद्देश्य पर आते हैं तो आप यहाँ पर बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे कि भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है, वो भी जनवरी माह के मध्य में। बस यहीं से आपके जो है सवाल के क्वेश्चन आंसर जो है वो शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति, आसाम में बिहू होता है, केरल में ओणम होता है, तमिलनाडु में पोंगल होता है, पंजाब में लोहड़ी हो गया, झारखंड में सरहुल हो गया, गुजरात में पतंग का पर्व। सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। ठीक है, तो आपसे कहते हैं झारखंड में सरहुल त्यौहार मनाया जाता है। जब हम बात करते हैं यहाँ पर संथाली लोग, अब ये आपसे पूछा जाएगा जो है कि संथाल लोग जो है वो फरवरी मार्च में, तो ओरांव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। तो किसकी पूजा की जाती है? साल के पेड़ की। यही सारे क्वेश्चन आंसर हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, फिर कहते हैं आपसे, जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं तो मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मजीरे यहाँ पर कुछ इस तरीके से चित्रांकन भी दिया हुआ था, किताब का ही ये हिस्सा है पूरी तरीके से। ढोल मजीरे लेकर रात भर नाचते और गाते हैं। ठीक है, आपकी पूरी बातें इनमें बताई हुई हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या उन नृत्य में होता है, कब कब वो नृत्य मनाए जाते हैं। अब देखिएगा, इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। धान की भी पूजा की जाती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति पोंगल के रूप में दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, लोग जो है नए धान कूट करके चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लगाया जाता है। चावल, दूध, गुड़ डालकर उन्हें पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। वो सारी बातें यहाँ पर जो है वो बताई गई हैं। गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति जश्न अधूरा है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको मैं शुरुआत में ही बता चुका हूँ। अब ये बात आती है कि जब कुमायूं की बात करते हैं तो मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। ठीक है, फिर बात आती है कि इस दिन आटे और गुड़ को गूंथ करके पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं। कौन कौन से आकार दिए जाते हैं तो आप यहाँ पर उन्हें देख पा रहे होंगे। डमरू है, तलवार है, दाड़िम है, इन तरीके के। ठीक है, चलिए, तो ये था जब हम बात करते हैं। यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ भी हमने लिख रखी हैं। तो यहाँ पर जो काम की चीज़ें होंगी हम वही बताएंगे, बाकी चीज़ें आप उनको छोड़ दीजिएगा, कोई समस्या नहीं है। जैसे ये लिखा हुआ है कि खिचड़ी है, पोंगल है, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है। आपके यहाँ पर त्यौहार मनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, अलग अलग जगह पर त्योहारों को क्या कहते हैं, वो सारी चर्चा जो है वो दूसरे चैप्टर में की गई है। तीसरे में है खिलौने वाला। जब हम खिलौने वाली कविता की बात करते हैं
तो उसमें सवाल जो क्वेश्चन आंसर बनता है उनको हमने यहाँ पर रखा हुआ है। कहते तुम्हें किसी न किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे, अक्सर तुम किस बात पर रूठते हो, या फिर माँ के अलावा घर में और कौन कौन है जो तुम्हें मनाते हैं। तो यहाँ पर रूठने की बात बताई हुई मुझे जब पापा डांटते हैं, ये पूरी कविता में दिया हुआ है और उन्हीं से मैंने यहाँ पर क्वेश्चनियर या प्रश्नोत्तरी रखा है यहाँ पे, ठीक है। या फिर मेरा भाई टीवी जो है नहीं देखने देता, तब क्या होता है, ऐसे पे हम अक्सर बातों पर जब हम रूठ जाते हैं। माँ के अलावा घर में मेरे पिताजी और दादाजी हैं, दादाजी मुझे बहुत प्यार और दुलार करते हैं। दूसरा दिया हुआ है, हम कई ऐसे त्यौहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। ऐसे त्यौहारों के बारे में, उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में जो है बताना है। तो दशहरा हो गया, दशहरे में आप त्यौहार के बारे में बताओगे रामलीला के जरिए। चूँकि हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो चर्चा की गई है, आप आगे देखेंगे, दिखेगा जब हम यहाँ पर बात करते हैं कि भाव जो दिए हुए हैं कि जो खिलौने वाला है वो साड़ी नहीं बेचता है, इनमें इन्होंने बताया हुआ है खिलौने वाला बच्चों को खिलौने के लिए आवाज़ें लगा रहा है, मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, उससे माँ की सलाह चाहिए। तो अब यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, खिलौने वाला भी कभी लेके आता है। फिर कहते हैं नए खिलौने ले लो भैया, ज़ोर ज़ोर से वह पुकार रहा है। ये आंसर में मैंने दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या है उसी का जो जब हम कविता की बात करते हैं तो उनके आंसर में उन चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। मैंने कहा जैसे जैसे आप आगे की क्लास में बढ़ते जाते हैं तो वो चैप्टर्स जो है वो लेंदी होते जाते हैं आपके, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए 5वें प्रश्न में मूंगफली ले लो मूंगफली, गरम करारी टाइम पास मूंगफली। तुमने फेरी वाले को ऐसी आवाज़ लगाते सुना होगा, तुम्हारे गली मोहल्ले में ऐसे कौन कौन से फेरी वाले आते हैं और किस ढंग की आवाज़ें लगाते हैं। तो वो इसी तरीके की आवाज़ें जो है वो आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है, कबाड़ी वाला, तो ये क्या करता है, रद्दी पेपर वाला होता है। सब्जी वाला है तो हरे भरे मटर ले लो, टमाटर प्याज ले लो। आपसे पूछेगा कि सब्जी वाला क्या बेचता है, या इस चैप्टर में उसके बारे में किस तरीके की बात की गई है, ठीक है। और इस कविता में 3 नाम देखने को मिले हैं। मैं इसी की बात कर रहा था जब रामलीला प्रकार का आया था, तो राम है, कौशल्या है और ताड़का, ये तीनों नाम किस प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं, ये तो आप सभी को पता होगा। यहीं रहूँगा कौशल्या, मैं तुमको यहीं बनाऊँगा, ऐसे में इन पंक्ति से इनका क्या संबंध है। यहाँ पर आपका सारा आंसर मैंने दिया हुआ है कि रामायण की प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं। बालक स्वयं को राम और अपनी माँ को कौशल्या के रूप में देखता है, लेकिन वह राम की तरह वन जाने को तैयार नहीं है, बल्कि माँ कौशल्या के पास घर में रहना चाहता है, ठीक है। तो और फिर एक गा वाला जो सवाल था कि संदर्भ में कविता का क्या कुछ होगा, तो संदर्भ में मैंने यहाँ पर गा वाले का आंसर यहाँ पर लिख दिया है। आगे चलते हैं आपको लेकर के 5th क्लास की, जब हम बात करते हैं नन्हा फनकार करके लिखा है यहाँ पे, ठीक है। इसमें है कि यहाँ पर अकबर से संबंधित ये कहानी, उस लड़के की कहानी, जब हम 8 साल के उस लड़के की बात करते हैं, किस तरीके से वो नक्काशी कर रहा होता है, हथौड़े के वार से वो पत्थर पे किस तरीके से वो कटाव उभारता है, किस तरीके से वो उन पर जो है चित्रकारी करता है, उसके बारे में पूरा इस चैप्टर में जो है वो चर्चा की गई है। केशव जो है वो 10 साल का है, माफ़ी चाहेंगे मैंने 8 बोल दिया, तो 10 साल का बालक है, कभी अपना काम सीख ही रहा था। उसके पिता उसे देखिए लिखा हुआ घुमावदार डिज़ाइन उकेड़ सकता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उनमें इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था। यहाँ पर घंटियों की बात मुख्य रूप से की गई है, ठीक है। अब बात आती है कि ये चैप्टर तो पूरा दिया हुआ है, यहाँ पे जो भी चीज़ें थी कि पिताजी नहीं रहे और सारी चीज़ें इसमें कहानियाँ जो है वो बताई गई है। जब हम इस पर क्वेश्चन आंसर को लेकर के बात करते हैं, आप देखिएगा इसमें आप बढ़ते जाइएगा तो नीचे आपका यहाँ पर अकबर, देखिए पूरी तरीके से ही अकबर और उनकी कहानी के बारे में चर्चा की गई है। हम क्वेश्चन आंसर पर आते हैं इसके। आप क्वेश्चन आंसर की तरफ चलेंगे तो बढ़ते हैं, ये पूरा आपका कहानी ही दिया हुआ है। मैं इसे टेलीग्राम चैनल महेश एकेडमी पर प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आप ये कहानी भी अच्छी तरीके से पढ़ सकें, क्योंकि अगर हम कहानी पढ़ने जाएंगे तो बहुत ही समय स्पेंड होगा। क्योंकि मैंने बोला था 5th क्लास है तो चैप्टर्स बड़े बड़े होंगे। जैसे यहाँ पर केसों की घंटियाँ, माशाअल्लाह ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं, बादशाह अकबर ने यह बात किसके लिए कही होगी। तो यहाँ पर पूरा का पूरा दिया हुआ है। और अंगा वाले में देखेंगे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियाँ जो है वो नहीं बना सकता, ठीक है, नहीं बना सकता, या उन्हें यकीन नहीं था कि ये बच्चा बना सकता है। तो पूरे ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, ऐसे ही आपके क्वेश्चन पेपर में आपको जो है ऑप्शंस मिल जाएंगे। आगे कहते हैं कि केशव के पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए, हो सकता है तुम या तुम्हारे कुछ साथी माता पिता या कहीं और गए हों, आकर के बस गए हों। चलिए, सामान्य तौर पर ऐसा क्यों होता है, ये बात दी हुई है, तो वो रोज़गार की प्राप्ति के लिए होता है, ये बात इन्होंने यहाँ पर चर्चा की हुई है। तो अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी, क्योंकि
इसलिए अच्छी नहीं लगी क्योंकि वो जब हम नन्हे केशव की बात करते हैं तो केशव से इत्मीनान से बात करना चाहते थे, उसके हुनर के बारे में विस्तृत रूप से जानना चाहते थे। वो पहरेदार उसमें क्या कर रहा था, इंटरफेयर कहीं ना कहीं कर रहा था। लगता है कोई बड़ा आदमी आया। यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है, हमने सीधे सीधे क्वेश्चन रख दिया है। तो बड़े आदमी से उसका मतलब था प्रतिभाशाली और जो कोई प्रभावशाली या प्रतिष्ठित व्यक्ति हो। ठीक है। फिर है खरगोश की सी कातर आंखें। पशु पक्षियों की तुलना करते हुए बहुत सी बातें कही गई हैं, जैसे हिरन जैसी चाल, ऐसे ही कुछ उदाहरण यहाँ पर बताए हुए हैं। ठीक है, चलिए तो एक अलग सा दे दिया आपसे करके देखने को लेकर के। फिर अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नज़रों से क्यों देखा? इसलिए क्योंकि उसके हिसाब से बादशाह के पास नक्काशी सीखने से भी ज़्यादा कई महत्वपूर्ण काम होते हैं। ठीक है, उनके लिए यह कार्य अधिक ज़रूरी है। ये बात यहाँ पर इन्होंने बताई हुई है। फिर कुछ और यहाँ पर सवाल दिए हुए हैं जिसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 8 नंबर की, केशव बार बार सबको सुनाता, केशव सबसे क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों में ही यहाँ पर लिखने को बोला है। तो उन्होंने देखो यहाँ पर बताया हुआ है कि बादशाह अकबर मेरे पास आए, मेरे काम की तारीफ़ की, नक्काशी का काम सिखाने को कहा। वो सारी बातें यहाँ पर इन्होंने मेंशन की हुई हैं। लड़के ने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई। तो बुदबुदाई, फुसफुसाना, बड़बड़ाना, भुनभुनाना, आखिर इनका मतलब क्या है? तो वो चीज़ मैंने यहाँ पर बता दिया है, जो आप यहाँ से देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके यहाँ पर आप उन्हें पढ़ सकते हैं। यहाँ पर 4 में है, बेवकूफ़ खड़ा हो ज़ेर वाला के सामने बैठने की ज़रूरत कैसे कि तूने झुककर इन्हें सलाम कर। ये कौन है? जब हम पहरेदार की बात करते हैं और केशव से कहा, किस लिए कहा? इसीलिए क्योंकि यह कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था। देखिए यहाँ पर सीधे सीधे मैंने आंसर लिख दिया है, बाकी ऑप्शंस भी यहाँ पर मेंशन किए हैं। 5वां चैप्टर है, जहाँ चाह है वहाँ राह है। जब हम बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका दिया हुआ है। तो इला की बात की गई है। मखमली धोती का बादामी रंग खिल उठा, किनारों पर कसूती के टाँकों से पिरोई हुई बेल थी, पल्लू पर भरवां टाके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहले रुपहले बेल बूटों से जान सी आ गई मलमल से। देखिए पूरी चीज़ इसमें बताई हुई है अलग अलग तरीके से। 26 साल की इला जो है वो गुजरात के सूरत ज़िले में रहती है और उसका बचपन अमरेली ज़िले के राजकोट गाँव में अपने नाना के यहाँ बीता। ठीक है, आगे यहाँ पर है, सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते हैं। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते हैं, कुछ कनेर के पत्तों से पिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घरों के ठीकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते। पूरी बातें बताई हैं कि आखिर वो बच्चे करते क्या हैं। तो कहते हैं कि कच्चे नीम की निबोरी सावन जल्दी आई रे। आगे यहाँ पर इला गाने में तो इनका साथ देती है, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं। चुपचाप एक किनारे पर वह ऐसे में बैठ जाती है। मन ही मन सोचती है, मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आगे और भी चीज़ें बताई हुई हैं कि बच्चे भी चाहते हैं कि इला किसी न किसी तरीके से उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई या फिर विश्व अदत की बात करें, उन खेलों में ऐसे में शामिल होती है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि साथियों के साथ जमकर दौड़ती है और धप्पा करने की बारी आती है तो फिर से वो निराश हो जाती है। हाथ ही नहीं उठते तो धप्पा कैसे देगी। ठीक है, तो ये पूरी बातें इसमें बताई गई हैं। मतलब आपको चैप्टर कहीं ना कहीं अब समझ में पूरी तरीके से आ रहा होगा। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, यहाँ पर फर्श बुहारने की बात करें, कपड़े धोने को लेकर के बात करें, तरकारी काटने को लेकर के बात करें। ठीक है, वो सारी बातें यहाँ पर उन्होंने चर्चा की हुई है। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम सब अपने हाथों से करते हैं। तो आपको भी यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि इला है तो आखिर किस तरीके की के कैरेक्टर को यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर लेकर के बात करें, कुछ और बातें यहाँ पर इन्होंने बताई हुई हैं। देखिए अलग अलग जगह की चीज़ों को कहीं ना कहीं यहाँ पर मेंशन करने को लेकर के जगह के उसमें, जैसे यहाँ पर देखिए उनकी माँ दादी जो है वो कशीदाकारी करती हैं। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर के बूटियाँ उकेरते हुए देखती हैं। ना जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैरों के अंगूठों का सहारा लिया, दोनों अंगूठे के बीच में सुई थाम कर कच्चा रेशम पिरोया। पिरोना तो कोई आसान काम नहीं था, पर कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है। ठीक है, तो ये काम वो करने लगी। हाथ नहीं थे तो उनके हाथ से वो सारी चीज़ें कहाँ, पैर से ही उसके हो रहे थे। कहते हैं कि एक समय ऐसा आया, परिधानों की प्रदर्शनी लगी। परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ बंगाल भी जो है वो झलक रहा था। इला ने काठियावाड़ी टाँकों के साथ कई टाँकों के इस्तेमाल किए। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया, डंडियों को जो है कांथा से उबोरा, पशु पक्षियों के ज्यामितीय आकार के कसूती और जंजीर से उठा रखा था। देखिए पूरी उसने आकृतियाँ जो है बनाई हुई थी। पारंपरिक डिज़ाइनों में नवीनता सभी को बहुत भाई। इला के पाँव अब रुकते नहीं हैं, आँखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वाह सुनहरी रुपहली बूटियाँ उकेरती थमती नहीं है। तो ये चैप्टर का पूरी तरीके से
एक हमने जिस्ट या सार आपको दिया। यहाँ पर जब हम बात करते हैं अगले चैप्टर को लेकर के तो आपके छठे में चिट्ठी का सफ़र दिया हुआ है। चिट्ठी के सफ़र में हमने क्वेश्चन आंसर ही सीधे लिख रखा है। तो गांधी जी को सिर्फ उनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र कैसे पहुंचा गया होगा, तो उन्हें कहते हैं कि भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध थे। उनके बारे में सभी को पता होता था कि वह किसी ख़ास समय में किसी स्थान पर हैं। तो मतलब कहने का ये है कि बहुत ही फेमस आदमी थे, तो आराम से उन तक पत्र जो है वो पहुँच जाता था। कहते हैं अगर पत्र में पते के साथ किसी का नाम हो तो क्या पत्र ठीक जगह पर पहुँच जाएगा, तो निस्संदेह जो है बिल्कुल पहुँचेगा। आपसे कहते हैं नाम ना होने पर क्या कुछ समस्याएं आती हैं, तो देखिए इसमें समस्या के बारे में भी जिक्र किया हुआ है। हमने क्वेश्चन आंसर के रूप में इसको यहाँ पर रखने की पूरी कोशिश की है। पूरा पत्र के बारे में सारी चर्चाएं सारे बारे में जो है इसमें बताया हुआ है। गली मोहल्ले का नाम, खंड का नाम, कस्बे का नाम। आपसे पूछ सकते हैं कि पते में क्या कुछ चीज़ें होती हैं जो मेंशन हमें करनी होती हैं। डाकिए की कहानी, कंवर सिंह की जुबानी, यहाँ पर उनके बेटे की मौत कैसे हुई, कंवर सिंह कौन है, उनके बेटे की मौत कैसे हुई। तो कहते हैं कंवर सिंह भारतीय डाक सेवा में डाक विभाग की बात करें तो डाक सेवक, हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नरवा गांव के निवासी, उम्र 45 साल। इसमें कहते हैं कि उनके 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। उसका एक और बेटा है जो गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियाँ लाते हुए गिर गया और जिससे उसकी मौत हो गई। आपसे कौन कौन से काम करने आते हैं, तो इसमें उन्होंने बताया है रजिस्ट्री है, पार्सल है, बिल है, बूढ़े लोगों की पेंशन की बात हो गई, चिट्ठियों की बात हो गई, वो गांव ले करके जाना। मैं पूरी तरीके से क्वेश्चन आंसर पर अभी बात कर रहा हूँ, ठीक है। गांव के बड़ा आदर करना, सम्मान करना, सारी चीज़ें बताई हुई हैं, क्योंकि वहाँ पर आज भी संदेश पहुँचाने का सबसे बड़ा ज़रिया जो है वो डाक ही है, डाकिया ही है, डाक है। गाँव के लोग अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकिए का इंतज़ार करते हैं, ठीक है। आप कैसे कह सकते हैं कि जो कंवर सिंह हैं को अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। नौकरी की बदौलत मनी ऑर्डर पहुंचाने में, रिजल्ट, नियुक्ति पत्र, पेंशन पहुंचाने में, कहते हैं कि लोगों का खुशी जो है भरा चेहरा देखने को मिलता है और ऐसे में उन्हें ये नौकरी बहुत अच्छी लगती है। मुश्किलों का सामना कैसे करना पड़ता है, तो किन्नौर, लाहौल स्पीति अप्रैल माह में, अब यही सब सारे सवाल हैं कि बर्फ़बारी होती है तो अप्रैल माह में है, बर्फ़ में चलते हुए कंवर सिंह के पैर जो है वो ठंड से बचाने के लिए क्या करते हैं, स्नोबाइट का डर रहता है ऐसे में, ठीक है। चलिए 26 किलोमीटर रोज़ाना चलना पड़ता है। ये सारी बातें इसमें इन्होंने बताई हुई हैं। बेस्ट पोस्टमैन की उपाधि कब और क्यों मिली, तो इन्होंने इसमें बताया बेस्ट पोस्टमैन का इनाम जो है उन्हें 2004 में मिला। इस इनाम में 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र मिला। तो ये एक स्टोरी, एक कहानी जो है उसकी चर्चा की गई है। 8वें चैप्टर में कहते हैं कि वे दिन भी क्या दिन थे, और ये महत्वपूर्ण घटना जब हम बात करते हैं तो कहते हैं यहाँ पर कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। ये 17 मई यहाँ पर 2155 की रात को, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो गया है। कहते हैं कि आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। तो पूरी यहाँ पर कहानी बताई हुई है कि पुस्तक तुम्हें कहाँ से मिली। पुराना, कहीं कहते हैं कि पुराना डिब्बा कहीं दबा हुआ पड़ा था, उसी में फेंक दो। तो कहानी आखिर उसमें है क्या, जो मिला उसमें है क्या। स्कूलों के बारे में लिखा है, स्कूल कुम्मी ने प्रश्न किया, उसके विषय में लिखने को है ही क्या। हर विद्यार्थी के घर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविज़न की तरह एक पर्दा होता है। रोज़ नियमित रूप से उसके सामने बैठकर हमें वह सब याद करना होता है जो वह मशीन हमें बताती है, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की है। हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। चैप्टर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। नहीं, इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं, इसमें मैंने सारांश ही दिया हुआ है। तो पूरी कहानी जो है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, उत्सुकता से जाग उठती है। देखिए आखिर ये कहते हैं कि फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। अब ये मशीनों के बारे में बात की जा रही है, तो किसके बारे में चर्चा की जा रही है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे इसमें। आगे आपसे क्या कहते हैं, एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर के हमें आगे पढ़ाना प्रारंभ कर देती है। कहते कहते कुम्मी थक गई, अंत में बोलती कितना वाओ होता है यह स्कूल का सारा काम, ठीक है। कहते हैं कि रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक से है वैसे वह इससे भिन्न होता है। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। कुम्मी ने मन की उत्सुकता जगी उनके, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। आगे यहाँ पर इन्होंने बताई हुई है कि भूगोल में रोज़ वही गलतियाँ होने लगी थीं, तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया। तब एक आदमी आया था और उसने एक मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए। देखिए कहीं ना कहीं जब हम एक आधुनिक चीज़ों से बच्चों को इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं, लैपटॉप से बात करें, हम कंप्यूटर से बात करें, हम इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, मोबाइल फ़ोन से इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, तो उन्हीं की चीज़ों को जोड़ करके यहाँ पर बताने की जो है पूरी तरीके से कोशिश की गई है, चेष्टा की गई है, ठीक है। कहते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर देख पा रहे होंगे,
कि कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है? क्यों नहीं। वह बच्चों को सारे विषय समझाते हैं, गृह कार्य देते हैं, प्रश्न पूछते हैं। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते थे। ठीक है, तो स्कूल के बारे में भी यहाँ पर बात की गई। कुम्मी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी ही चीज़ें सीखते थे? हाँ। अब देखिए यहाँ पर समावेशी शिक्षा वाला एक चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। स्कूल एक ऐसी जगह, स्कूल के बारे में चर्चा की गई कि स्कूल का कॉन्सेप्ट क्या होता है। सभी एक जगह सीखते थे, सभी को एक चीज़ें बताई जाती थी, तो वो चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं इसमें इन्होंने चर्चा में शामिल किया हुआ है। कहते हैं कितनी अजीबोगरीब बात जानने को जो है मिली, और सारी चीज़ें एक तरफ पूरी जानकारी दी जा रही है तो दूसरी तरफ कुम्मी जो है उस पर पूरी तरीके से जवाब दे रही है। यहाँ पर आप आगे भी देख पा रहे होंगे कहते हैं कि कुम्मी ने वैसा ही किया। वह सोच रही थी कि कितने अच्छे लोग होंगे वे पुराने स्कूल जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियाँ होते होंगे। इतने में मशीन से स्वर आना शुरू हो गया, पर्दे पर चलते हुए अक्षर और अंक आने शुरू हो गए थे। तो और कुम्मी कह रही थी कि स्कूल में जाना कितना आनंद आता रहा होगा। तो एक पुराने ज़माने के जो एक जो पठन पाठन का एक जो तरीका था और उसको एक नए तरीके से, एक नए युग के तरीके से यहाँ पर जोड़ करके इस चैप्टर में बताया गया। फिर है चैप्टर नंबर 9 की बात करते हैं। एक माँ की बेबसी को लेकर के बोला है। पढ़ते समय आंखों के सामने कई चित्र बनते हैं, बचपन का चित्र, बचपन के खास जो समय थे, खेल, साथियों की बात करें उनके चित्र, उन साथियों में एक ख़ास साथी रतन का और एक माँ का चित्र। तो रतन देख लो भैया, नाम आ गया है। और यहाँ पर पढ़ने महसूस करने की बात कही गई है। कहते हैं कि धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ है, इसे मन में उतारने में काफ़ी समय लगता है, उसके बारे में बताया गया है। तो जो कविता दी हुई है यहाँ पर हमने क्वेश्चन आंसर रखा हुआ है। आप देखेंगे हम, मुझे पढ़ने में यहाँ पर समय लगेगा, आप क्वेश्चन पढ़िए, नीचे मैंने आंसर देखिए का लिखा हुआ है। मतलब कवि को मालूम नहीं था कि बच्चा ठीक ठाक या ठीक ठीक से घर में रहता था। तो ये इसलिए है कि अब बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था, फिर भी कविता अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है। का अर्थ क्या हो सकता है वो बताया हुआ है। यहाँ पर मैंने सेकंड क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है डर के रूप में। ठीक है, कुछ यहाँ पर भावनाएं हैं, जैसे छटपटाहट हो गई, अधीरता है, इच्छा है, संदेश है। तो आखिर इसका क्या मतलब है वो भी हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, आप देखेंगे तो कौन सा संदर्भ जो है, कौन सा अर्थ या संदर्भ बच्चे पर लागू होता है, तो उत्तर में मैंने बताया हुआ है छटपटाहट से महसूस होना। ठीक है, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, घबराहट क्या होती है, उसके बारे में चर्चा यहाँ पर की गई है। आप इसको रफली जो है, अब जैसे ये जो एक मैंने बताया है ये बच्चों को खुद से करना था। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हम कहें दोस्त और सहेली का नाम बताइए, किस बात से घबराता है, तो अमर है अकेलेपन से घबराता है। घबराने का कारण क्या है, क्योंकि अकेला पा करके उसे कोई पकड़ ना ले। ठीक है, सुगंधा है, किस चीज़ घबराती है, अंधेरे से, कहीं बिल्ली ना आ जाए। कारण क्या है, तो बिल्ली ना आ जाए। ये इसी चैप्टर में पूरा जो है पूरी ये बात बताई गई है। चैप्टर 10 एक दिन की बादशाहत, इसकी बात कर लेते हैं। अब्बा ने क्या सोचकर कहानी की बात जो है ऐसे में मान ली, तो सोचा होगा कि बच्चों की बात कभी कभी मान लेनी चाहिए। उन्हें जिज्ञासा भी थी कि देखें बच्चे क्या कैसे करते हैं, बच्चे कैसे क्या करते हैं। कहते हैं एक दिन बहुत ही अनोखा था जब बच्चों को बड़ों के अधिकार मिल गए थे। वह दिन बीत जाने पर इन्होंने क्या सोचा, तो आंसर में देखिए इन्होंने बताया हुआ है आरिफ की कहानी, अम्मी की कहानी इसमें दी हुई है। यहाँ पे कैरेक्टर्स को भी आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे कि आखिर कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हारी बात के तहत एक क्वेश्चन में दिया है कि अगर तुम्हें घर में एक दिन के लिए सारे अधिकार दे दिए जाएँ तो तुम ऐसे में क्या करोगे। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या अधिकार दिए गए और क्या क्या हम काम करेंगे, वो बातें यहाँ पर इन्होंने बताई हुई हैं। ये इसी चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। तो आरिफ और सलीम महोदय इन चैप्टर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, आरिफ और सलीम से करने के लिए कहते थे, और यहाँ पर आंसर में दिया हुआ है कि कौन कौन से काम करने चाहिए, तो उन्होंने काम को भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ये क्वेश्चन आंसर आप यहाँ से इस चैप्टर से बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे। अधिकारों की बात, अधिकार में क्या क्या है कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं 1 और 2, तो उनके आंसर में भी मैंने 1, 2 करके आंसर इनमें जो है वो बताया हुआ है। ठीक है, बादशाहत क्या होती है उसके बारे में चर्चा करिए। तो बादशाहत का मतलब होता है बादशाह से बना हुआ शब्द है, अपने राज्य में अपनी मर्जी, कहते हैं कि अपने राज्य में अपनी मर्जी के अनुसार हुकूमत चलाता है। दूसरा सवाल भी ऐसे ही है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, और यहाँ तीसरे क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या जो भी बाकी सवाल दिए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन करके हमने यहाँ पर रख दिया है, जैसे अगर आपको कोई समस्या दिक्कत ना हो। देखिए 11 चैप्टर में क्या है, चावल की रोटियाँ दिया हुआ है, और नाटक की है, ये नाटक है पूरी तरीके से। नाटक में हिस्सा लेने वाले पात्र देखिए आपसे कहते हैं
जिन पात्रों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है उन्हें मुख्य पात्र कहते हैं, जिनकी भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती उन्हें गौड़ पात्र कहते हैं। तो दो बातें आपको यहाँ से समझ में आ गई। बताओ इस नाटक में कौन कौन से मुख्य और गौड़ पात्र हैं। तो अब इसमें देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 करके दिया हुआ है, और आंसर में देखिए, आंसर में बाकी अब देखिए निनी है, मिमी है, तिन सु और ऊ बा तुन गौड़ पात्र हैं। मुख्य पात्र और गौड़ पात्र उनके बारे में चर्चा जो है वो की हुई है। ठीक है, पूरा आंसर यहाँ पर इन्होंने जो है मेंशन कर दिया है, तो आप उसको अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे। कोई ना कोई दोस्त आया, कहते हैं कि रोटियाँ उनके साथ बांटकर नहीं खाना चाहता है और उन्हें छिपाने की कोशिश में कई झूठ बोलता है। कहते हैं जैसे उसका पेट भरा है, रेडियो ख़राब है, घर में चूहा है। कहते हैं माँ और फुल उस एलर्जी है, बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, चावल के कई रूप होते हैं, ये सवाल बहुत पूछा जाता है, तो आपने देखा होगा। तो जैसे हम बात करते हैं हमारे प्रांत दिल्ली में चावल का इस्तेमाल जो है वो किन किन चीज़ों के लिए होता है, मीठा पुलाव, रोटी है, नमकीन पुलाव है, खाने युक्त प्रयुक्त सादा चावल के रूप में होता है, वो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है। तो ये कैरेक्टर्स का नाम याद रखिएगा, जैसे लिखा है कोको की माँ है, चावल की रोटियाँ बनाकर रखी थी। अब यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि कोको के माता पिता धान लगाने के लिए खेतों में गए, कोको की माँ ने उन्हें उसके लिए जो है वो चावल की रोटियां बनाई। एक ही चीज़ के विभिन्न रूपों के अलग अलग नाम हो सकते हैं, जैसे चावल है, भात है, मुरमुरा है, चिवड़ा करके बोलते हैं, साबुत दाल, धुली दाल करके, छिलका दाल एक ही चीज़ हो गई। गेहूँ को दलिया बोलते हैं, आटा है, मैदा है, सूजी है। ठीक है, यहाँ पर आंसर में देखिए तो धान से निकला चावल होता है। अब ये भी बता दिया है कि आखिर मुरमुरा, भात, धान, चावल में आखिर अंतर क्या है, चूड़ा किसे बोलते हो, साबुत दाल, धुली दाल क्या होती है। तो हमने यहाँ पर एक एक चीज़ें बता दी हैं जिसे आप यहाँ से पढ़ सकते हो। दलिया क्या है, आटा क्या है। ठीक है, चलिए गुरु और चेले की बात यहाँ पर है। तो टके की बात है, टके सिर खाजी, टके सिर खा, तो आपने सुना होगा जो है अनबूझ नगरी और क्या है, अंधेर नगरी अनबूझ राजा। तो कहते हैं यहाँ पर कि टका पुराने ज़माने का सिक्का था। अगर आजकल सब चीज़ें 1 रुपया किलो मिलने लगे तो उससे किस तरीके के फ़ायदे और नुकसान होंगे। तो इन्होंने बताया हुआ है कि फ़ायदा जो है गरीबों को भी सब चीज़ें खरीदने का मौका मिलेगा, अमीर और गरीब में जो है भेद ख़त्म हो जाएगा। नुकसान बाज़ार जो है वो मंदा पड़ता जाएगा, देश की अर्थव्यवस्था लचर हो जाएगी। ठीक है, बांग्लादेश में टके देखिए रुपया करके लिखा हुआ है आपका। ठीक है, टका भारत और बांग्लादेशी मुद्रा है, भारत में रुपया है, बांग्लादेश में टका बोलते हैं, वो इन्होंने बताया हुआ है। ओके, सऊदी अरब में क्या बोलते हैं, दिनार, जापान में येन। आपने ईवीएस में भी ये किताबें ऐसे में देखी हो, सॉरी ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, आपको देखने को मिला होगा। फ्रांस में यूरो है, इटली में यूरो, आपका इंग्लैंड में पाउंड चलता है। अंधेर नगरी के बारे में कुछ वाक्य यहाँ पर लिखा हुआ है, सड़कें, बाज़ार और सारी चीज़ें। तो आप देखिएगा यहाँ पर कि सड़कें, अंधेर नगरी से सड़कें जो है चमकदार थीं। बाज़ार की बात करें तो अंधेर नगरी के बाज़ार में सब चीज़ें जो है वह टके सेर बिकती थी। तो राजा के कामकाज की बात करें तो अंधेर नगरी का राजा मूर्ख था, इसलिए उसका जो राजकाज था वो सही नहीं था, प्रजा बहुत दुखी रहती थी, ऐसे राजा से मुक्ति चाहती थी। ठीक है, अंधेर नगरी कहना क्यों ठीक होगा, उसका कारण बताइए। तो यहाँ पे मैंने वो उसका कारण बताया हुआ है। प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा, इसका क्या मतलब हुआ देखिए। तो उत्तर में दिया हुआ है कि मूर्ख को कोई नहीं चाहता क्योंकि वह हमेशा लोगों की परेशानी का कारण बनता है। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पर जब अंधेर नगरी की प्रजा जो है वो खुश हुई, कब, जब राजा जो है नहीं रहा। ठीक है, उसके मरने, कहाँ भाग रहे हो भाई, उसके मरने से उनके वर्षों की तमन्ना जो है वो पूरी हुई। तो उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की हुई है। गुरु का कथन झूठ नहीं होता है, क्या मतलब है। ठीक है, यह मुहूर्त फांसी पर चढ़ने के लिए सबसे शुभ है। आपने कहानी पढ़ी होगी, और इस मुहूर्त में जो फांसी पर चढ़ेगा वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। और ऐसे में क्या होता है, राजा कहता है अरे सब हटो हम चढ़ेंगे, और उसके बाद उसका खात्मा। चलिए, स्वामी की दादी यहाँ पर है, क्वेश्चन आंसर आप देख लीजिए। यहाँ पर सच राजम का जो है यहाँ पर दिया हुआ है, बड़ा बहादुर लड़का है। स्वामी को क्यों लगा कि दादी ने यह बात उसे खुश करने के लिए कही। तो स्वामी यहाँ पर एक कैरेक्टर अच्छी तरह जानता था कि जो दादी हैं राजम को पसंद नहीं करती हैं। तो आप राजम का नाम याद रखिएगा, स्वामी का नाम याद रखिएगा। इसलिए उनके मुंह से राजम की बड़ाई सुनकर उन्हें स्वामी लगा कि वह खुश करने के लिए ऐसा कह रही हैं। ठीक है, मेडल से चूड़ियाँ बनवा लेना, दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों माना। तो उसका आंसर भी इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है, आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे। कहते हैं कि दादा जी पढ़ने में अव्वल थे, वह जब तक रहता घर और बाहर के लोगों को प्रेरणा देता, ऐसी प्रेरक चीज़ों को संभाल कर रखनी होती थी। बुआ ने उसके महत्व को नहीं समझा और उससे 4 चूड़ियाँ बनवा ली, इसीलिए दादी ने उसे महामूर्ख कहा।
ठीक है। आगे यहाँ पर पाठ के आधार पर दादी या स्वामी के स्वभाव आदतों के बारे में तुम्हें क्या पता चलता है, तो स्वभाव और आदतें यहाँ पर दी हुई हैं, इसे आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए कुछ है, एक और दो क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं, गणित से अच्छे नंबर और बाकी सारी चीज़ों से इन्होंने यहाँ पर जोड़ा हुआ है, तो इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो आप थोड़ा सा समय दे करके आप पूरी तरीके से, चूँकि हम यहाँ पर 35 मिनट हो गया है और पूरे चैप्टर्स को हम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। बाघ आया उस रात, यहाँ पर चैप्टर 14 दिया हुआ है, तो कौन आया, वो इधर से निकला उधर से चला गया, फिर आगे यहाँ पर क्या कहते हैं, वो आंखें फैलाकर बतला रहा था, हाँ बाबा बाघ आया उस रात, आप रात को बाहर ना निकलो, ना जाने कब बाघ फिर से आए। हाँ वही जो है पूरी तरीके से बाघ की चर्चा की। उस झरने के पास रहता है, वहाँ अपना दिन के वक्त में गए थे ना एक रोज़, बाघ उधर ही तो रहता है बाबा, उसके 2 बच्चे हैं, बाघिन सारा दिन पहरा देती है, बाघ ही या तो सोता है यहाँ पर या बच्चों से खेलता है। दूसरा बालक क्या कुछ कहता है कि बाघ कहीं काम नहीं करता, ना किसी दफ्तर में ना किसी कॉलेज में। तो आपसे पूछेगा कि दूसरे बच्चे का सवाल क्या था, समझ रहे हो आप। आखिर आया तो कौन आया, तो बाघ के बारे में आया, उसके बारे में चर्चा की गई है, पूरी कविता दी हुई है, बस एक कविता के सारांश के रूप में इसको मैंने रख दिया है। विशन की दिलेरी यहाँ पर एक 15th चैप्टर है, जो क्लास 5th में रिमझिम में आपको देखने को मिलेगा। तो कहते हैं जी हाँ हमारे पास लाइसेंसी बंदूक है। सरपंच माधव सिंह जी, देखिए अब विशन की दिलेरी है तो ये कैरेक्टर याद रखिएगा, माधव सिंह जी हमें जानता है। शिकारियों ने कर्नल साहब से क्या सोचकर ऐसा कहा होगा, तो इसलिए है क्योंकि वह शिकारी यानी अवैध रूप से तीतर का शिकार जो है वो नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें सरकार से लाइसेंस वाली बंदूक मिली है। इतना ही नहीं, वह यह भी साबित करना चाहते थे कि उस इलाके में अजनबी नहीं है। उन्हें वहाँ का सरपंच माधव सिंह अच्छी तरीके से जानता था। कुछ और यहाँ पर आपके हमने क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में चर्चा की गई है सारे यहाँ पर मेंशन हैं, जिन्हें आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर पानी रे पानी 16th चैप्टर दिया हुआ है। अब मैं आपको सीधे सीधे चैप्टर दिखाई दे रहा हूँ कि कौन कौन से हैं, किसके बारे में है, जहाँ पर आप कहानी, ये सारांश अलग से लिखा हुआ है जिसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। 16th को लेकर के अगर हम बात करें, पूरी कहानी यहाँ पर इन्होंने बताई हुई है। छोटी सी हमारी नदी, अब नदी से क्वेश्चनियर, जो हमने क्वेश्चन आंसर प्रकार के सवाल रखे हैं बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। कहानी से सवाल बनेगा, या तो कहानी समझिए या फिर यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, तो क्वेश्चन आंसर से बहुत अच्छे से आप चीज़ों को निकाल सकते हैं। जैसे ये कहें कि अपने परिचित नदी के बारे में बताओ, ठीक है। धार है, पाट है, तो धार क्या होता है, बालू क्या है, कीचड़ क्या है, किनारे, बरसात में नदी क्या है, तो उससे संबंधित चीज़ों के बारे में यहाँ पर जो है वो चर्चा की गई है। चैप्टर 18 में है चुनौती हिमालय की, लद्दाख जम्मू कश्मीर राज्य में है। अब ये चीज़ मैप वाला है, ये पूरी तरीके से जो चैप्टर है वो आपका मैपिंग वाला है। तो लद्दाख कहाँ है, तुम्हारा घर कहाँ है, अनुमान लगाओ लद्दाख पहुँचने में कितना दिन लग सकता है, उनके बारे में चर्चा की गई है। कहते हैं कि शुरू में जो है तिब्बती लोक कथा एक थी, राख की रस्सी, वो आपने पढ़ी तभी तो उसमें अजीब से नाम आपने देख रखे होंगे, है ना, राख की रस्सी वाली कहानी। तो नक्शे में जो है तिब्बत को ढूंढने की बात यहाँ पर कही गई है। फिर दूसरे में जवाहरलाल को इस कठिन यात्रा के लिए तैयार नहीं होना चाहिए, तो उसके बारे में यहाँ पर बात कही गई है कि क्यों नहीं तैयार होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कठिनाइयों से हमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। उसके बारे में कहीं ना कहीं चर्चा की गई है, कहीं ना कहीं उसके बारे में बात की गई है। कहते हैं कि जवाहरलाल ने वही किया जो एक महान पुरुष करता है या महान पुरुष को करना चाहिए। तो जब हम बात करते हैं रिमझिम पुस्तक आपकी कक्षा 5 में जो आपके 18 चैप्टर है, उनका सारांश, उनके क्वेश्चनियर को लेकर के यहाँ पर हम पूरी तरीके से बात कर चुके हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें, बाकी क्लासेस के जो हमने सारांश चैप्टर्स या समरी जो हमने लिख रखी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।